हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इसमें से एक सवाल आने की हमेशा संभावना रहती है। तो आज हम बात करते हैं संविधान के मूल अधिकारों की। संविधान के मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित हैं और इसके लिए अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे संविधान के मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो 12 में कह दिया है कि राज्य की व्याख्या, राज्य की परिभाषा बता दी है। 13 अनुच्छेद में ये कह दिया गया है कि अगर राज्य या अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, तो वो कानून उस सीमा तक बेअसर माना जाएगा जिस सीमा तक उसने हमारे मूल अधिकारों का हनन किया गया है। इसके बाद सीधे हमारे मूल अधिकारों पे आते हैं। हमारे संविधान में शुरुआत में 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत हमारे जब से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, उसके बाद हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। तो 6 मूल अधिकार हमारे, इन पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14 से 18 सवाल कई बार ये आ जाता है कि समानता का अधिकार संविधान के कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक दिए हुए हैं। कभी कभी 15 से 19 आ जाता है, 14 से 18 है, 14 से 20 है, 22 है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, कोई वीआईपी नहीं है। अगर उसने कोई कानून का हनन किया है तो उसके लिए भी सजा का वही प्रावधान है जो एक आम नागरिक के लिए है। फिर इसमें एक बात कह दी है, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समानता। समानता ब्रिटेन से ली है, संरक्षण हमारा अमेरिका से लिया। ये मैंने संविधान के स्रोत में बताया था। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15, ये सभी अनुच्छेद आपको, सभी अनुच्छेद 14 से लेके 32 अनुच्छेद तक आपको सभी अनुच्छेद याद करने हैं। कोई भी अनुच्छेद का नंबर पूछा जा सकता है, उसमें लिखी हुई बात पूछी जा सकती है, इसीलिए इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। पूरे अनुच्छेद आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। तो 14 अनुच्छेद हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 15, इसमें ये बात कही है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, महिला है या पुरुष है या उसका कोई भी जन्म स्थान है, इसके आधार पर कोई भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में ही ये क्लॉज जोड़ दिया है। वो क्या कहता है कि राज्य महिलाओं के लिए, एससी एसटी या बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनुच्छेद 15 का उसने हनन किया। ये राज्य को स्वतंत्रता है कि अपने राज्य में निवास करने वाले महिला, बच्चे, एससी एसटीओं के भलाई के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 है। 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात हमारा अनुच्छेद 16 करता है। और अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत की जो भावना है उसको खत्म करता है। अनुच्छेद 17 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसको जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर जाने से उसे रोका नहीं जा सकता है। कोई भी सार्वजनिक तालाब है, कुआं है, उसके इस्तेमाल से उसको रोका नहीं जा सकता है। और अस्पृश्यता का अंत, ये हमारा अनुच्छेद 16। कई बार सवाल पूछा गया है कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया है, या अस्पृश्यता का अंत
मूल अधिकारों में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यताओं का अंत करता है? तो इसका अनुच्छेद हमारा 17 है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशों से भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि नहीं लिया जा सकता। फिर एक सवाल आता है कि जब अनुच्छेद 18 ये बात कहता है कि उपाधियों का अंत मतलब ये जो पहले स्वतंत्रता से पहले मध्यकालीन भारत में, प्राचीन भारत में हमारे राजा महाराजा ये उपाधि धारण करते थे, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, परम भागवत, पट्टार, तमाम तरह की वो उपाधियां धारण करते थे। तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद से राजशाही हमारे देश से खत्म कर दी गई है और सभी उपाधियों का अंत कर दिया है। तो जब उपाधियों का एक तरफ तो आपने अंत कर दिया, फिर आप भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की बात क्यों करते हैं? तो जब जनता दल की सरकार आई, और आपको पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में। इसके बाद जब जनता दल की सरकार आई उसने क्या किया, अनुच्छेद 18 के उल्लंघन को मानते हुए उन्होंने सभी भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री को देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी इसको फिर से चालू कर दिया उपाधियों को देना, और ये जो हमारे सम्मान थे इनको देना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इसने फिर से इस बात को दोहराया कि ये तो उपाधियों का अंत हम 18 में करते हैं तो इसको नहीं देना चाहिए। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये कोई उपाधि ना होकर ये सम्मान है, और जो भी प्राप्त करता है वो अपने नाम के आगे या पीछे इन सम्मान का उपयोग नहीं करेगा। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ये नहीं कह सकते कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ये बात कहता हूं। हम कह सकते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक उनको सम्मान रूप से बुला सकता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर मैं भारत रत्न प्राप्त करता सचिन तेंदुलकर अगर ये कहते हैं तो उनके सम्मान को वापस लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है कि ये कोई उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। तो अनुच्छेद 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनुच्छेद दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला मूल अधिकार था समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा बनाए रखने का अधिकार, और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको एक तो इस प्रकार से 6 हमारे मूल अधिकार याद करने हैं। पहला मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30। 31वां जो संविधान में अधिकार दिया गया था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया है, और छठवां जो हमारा अधिकार है इस समय वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिकों का उपचार। तो इसके बाद दूसरा जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 कहता है कि इसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन के तहत 19 का F और हिंदी में च इन दोनों अनुच्छेदों को हटा दिया गया। जिस प्रकार 31 को हटाया गया था और 31 को हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया और इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में मित्रों इस समय 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता
हमारे किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता 19A में, 19A में या 19 का में अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, आपको बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19 का में। इसके बाद 19 का में ये वर्णित है या 19B में ये बात कही गई है कि आपको कहीं भी मिलने की स्वतंत्रता होगी, मिलने के बाद मिलेंगे आप बिना हथियारों के। तीसरी बात इसमें, तीसरी जो स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी आप संगठन या एनजीओ या कोई संस्था बना सकते हैं। चौथी इसमें स्वतंत्रता दी गई है कि आप कहीं भी आने जाने की सुविधा होगी। पांचवी ये बात कह दी गई है कि कहीं भी भारत में आप बस सकते हैं। और छठवीं जो उसको हटा दिया गया है। और सातवीं हमारी स्वतंत्रता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में हम आजीविका चला सकते हैं, आजीविका चलाए रखने का हमारा ये मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। आप इनको याद करने का क्रम ऐसे याद रखिए कि पहले जब हम बोलेंगे, बोलने के बाद जब हम मिलेंगे, मिलने के बाद हम कोई संगठन बनाएंगे, और जब संगठन बन जाएगा तो संगठन का प्रचार करने के लिए हम भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूमेंगे। जब भाई घूमेंगे तो कहीं रुकने का स्थान तो ढूंढेंगे, रहने की बसने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। और जब रह लिए तो भैया रोजी रोटी का भी प्रबंध करना पड़ेगा। तो ये क्रम से दिए हुए हैं, आपको इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि 19 में हमारे में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी आपको 19A में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आप सामने वाले को गाली दे दें या भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह, इस तरह के आप लोग ये आप अभिव्यक्ति की आजादी कहकर ये आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान है, आपकी स्वतंत्रता विभिन्न परिस्थितियों में इस पर रोक लगाई जा सकती है। आपके बोलने से हमारे विदेशी संबंधों पर प्रभाव पड़ता है तो आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। आपकी बोलने की आजादी से किसी सामने वाले का अपमान होता है या हमारे धार्मिक ग्रंथों का और विशेष व्यक्ति का अपमान होता है तो आपकी बोलने की आजादी छीनी जा सकती है। आपके बोलने से देश की स्वतंत्रता, देश की शांति, स्थायित्व, एकता, अखंडता को हानि पहुंचती है तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 3 बातें कहता है। पहली बात यह कहता है कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस अपराध के अनुसार ही उसे सजा मिलेगी। जिस समय जो अधिकतम सजा होगी अपराध करते समय उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। और दूसरा प्रावधान ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने एक बार चोरी की है और उसको हर बार आपने धर लिया, बार बार कहीं चोरी हुई इस व्यक्ति को धर लिया, तो एक बार अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। तीसरी बात यह कह दी है कि व्यक्ति को जबरदस्ती अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 में 3 बातें मैंने बता दी कि जिस समय जो कानून लागू होगा उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी और उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को छीन नहीं सकता है। यदि व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कर देता है जिसके तहत उसे सजा का प्रावधान है तो विधि के अनुसार उसे फांसी या मृत्युदंड दी जा सकती है, अन्यथा उसके जीवन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर व्याख्या कर दी है। इसी में ये वर्णित किया गया है कि हमें शांतिपूर्वक रूप से सोने की आज़ादी होगी, स्वच्छ वातावरण में जीने की आज़ादी होगी और
पेयजल पानी की सुविधा होगी, हमें विदेश जाने की आजादी होगी, सार्वजनिक रूप से फांसी न लगाने का अधिकार है, हथकड़ी न पहनाने का अधिकार है, ये हमारे अनुच्छेद 21 में ही है। फिर अनुच्छेद 86 है और संविधान संशोधन 86 के तहत अनुच्छेद 21 जोड़ दिया, जो ये प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दिलाने का सरकार का ये दायित्व होगा। ये संविधान संशोधन 86वां है। इसमें अनुच्छेद 21A 45 का और हमारा नीति निर्देशक तत्व में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके बाद अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। तो इसमें भी 3 बातें दी गई हैं। जिस प्रकार अनुच्छेद 20 में 3 बातें दी थी, इसी प्रकार अनुच्छेद 22 में भी 3 बातें दी हैं। पहला तो ये कि गिरफ्तार करने का आपको कारण बताना पड़ेगा। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने का कारण बताओ। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करिए। तीसरी बात यह है कि उसे अपनी पसंद का वकील रखने की भी उसका अधिकार है, उसको आजादी है। अनुच्छेद 22। इसके बाद हमारा तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 दिए हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करता है। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी बच्चे का किडनैप हो जाता है, किसी व्यक्ति का किडनैप होता है तो अनुच्छेद 23 का हनन है। इसके अलावा बलात् श्रम, मतलब आप किसी को फोर्सफुली ये कह नहीं सकते हैं कि तुझे मेरे यहाँ काम करना ही पड़ेगा, ये है बलात् श्रम। और बिना किसी मेहनताना दिए आप किसी से काम नहीं करा सकते, क्योंकि बंधुआ मजदूरी आज गैर कानूनी घोषित हो चुकी है। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बिना मजदूरी दिए किसी से परिश्रम आप नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 ये बात करता है कि ना तो जबरदस्ती और ना बिना पैसों के आप किसी से काम नहीं करा सकते। और मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग वगैरह ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अनुच्छेद ही पूछ लिया है। ये बालकों का किसी कारखाने में या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य करने से रोकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या किसी खतरनाक उद्योग में काम करने से रोकता है। बच्चों के श्रम को रोकता है अनुच्छेद 24। इसके बाद हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और उसको प्रचार करने की ये आजादी होगी अनुच्छेद 25 में। फिर अनुच्छेद 25 में ही एक बात जोड़ दी गई है कि बौद्ध, सिख और जैन भी हिंदू धर्म में ही माने जाएंगे। और 25 में ही ये बात कह दी है कि सिखों के द्वारा जो कृपाण धारण करने की आजादी है, कृपाण धारण करके वो चल सकते हैं, ये अनुच्छेद 25 के तहत ही उन्हें आजादी मिली हुई है। सिर्फ सिख धारण कर सकते, अगर और कोई धर्म का अगर तलवार लेके चलेगा तो उसको पुलिस रोक सकती है, लेकिन सिख धर्म के हैं क्योंकि उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 5 का धारण करने की आजादी दी थी। और प्रत्येक सिख का ये धर्म था कि 5 का केस, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण धारण करेगा, और ये इनके अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार की आजादी है। 26वां, 27वां अनुच्छेद, 28वां आप इसको याद ना करो तो भी काम चलेगा, लेकिन 25वां अनुच्छेद आपको अनुच्छेद और बात याद रखनी है। 26 में क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार है। 27 में यह धर्म के लिए जो आपने पैसा दिया वो कर मुक्त होगा। 28 में दिया है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। ये उन्हीं शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है जो राज्य द्वारा पोषित हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी 5वीं स्वतंत्रता है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों के संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और शैक्षणिक संबंधी अधिकार मतलब अल्पसंख्यक जो जिनको लगता है कि हमारी शैक्षणिक स्थिति कमजोर है या हम सांस्कृतिक रूप से किसी भी तरह से अल्पसंख्यक हैं, तो
तो उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने की आजादी है। 29-30 आपको क्रम याद रखना है, पहले संस्कृति है, दूसरा शिक्षा है। संस्कृति 29 में, शिक्षा 30 में। इसके बाद अनुच्छेद 21 को हटा दिया गया, 31 को हटा के एक छठवां जो हमारा मूल अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो अनुच्छेद 32 यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रत्याशा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आपको ये 5 प्रकार की रिटों के नाम याद रखने हैं, अनुच्छेद 32 याद रखना है। और अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। फिर 2-3 और महत्वपूर्ण सवाल आ जाते हैं कि हमारे संविधान में कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको राष्ट्रपति भी हटा नहीं सकते। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रपति भी इनको अमान्य घोषित नहीं कर सकते। फिर एक सवाल आता है कि जब राष्ट्र में आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 के तहत दी हुई 6 स्वतंत्रताएं नल एंड वॉइड स्वतः ही हो जाती हैं। उनका प्रभावी रहना, उनको आप वादयोग्य नहीं रख सकते हैं, उनके हनन के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और ये बात अनुच्छेद 358 ये व्याख्या करता है। अनुच्छेद 358 ये कहता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 19 में दी हुई 6 स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। अनुच्छेद 358 में ये कहा है। और यदि राष्ट्रपति को लगता है कि मूल अधिकारों को निलंबित किया जाना चाहिए तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 में दी हुए अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 359 में प्रावधान किया गया है। फिर एक बात कही जाती है कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, तो 14, 15, 19 और 29, 30 ये 5 जो मूल अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को मिले हैं, बाकी सभी को मिले हुए हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मेरी अगली वीडियो होगी जो मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन होंगे, कैसे आ सकते हैं, उसके लिए मेरी अगली वीडियो होगी जो आपको ये बताएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल संविधान के मूल अधिकारों से आ सकते हैं। थैंक यू।